क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक काम करते हैं और जिसका प्रभाव बहुजन समाज पे होता है, ऐसे लोगों से आपसे मतलब रूबरू करवाते हैं। उसी कड़ी में पुनः दोबारा हम चाहते हैं कि जो पटेल साहब है, जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के वो राज्य प्रभारी भी है, बहुजन मुक्ति पार्टी में भी वो प्रभारी है, संगठन सचिव पद पे है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो हमसे अगर बात करेंगे तो और समझेंगे कि इस समाज में जो हलचल हो रही है, जो समाज में मतलब हमें चाहते हैं कि ये बदलाव हो, तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करके उस सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से समझना चाहते। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रांति की आवाज इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। क्रांति की आवाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समाज के असली मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जी बोलिए मैम। जी, हम देखते हैं सर कि पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है। अभी बहुत बहुत आविष्कार भी हो रहे हैं। अभी तो एआई भी आया है और बहुत सुलभ हो गई ज़िंदगी। मतलब एक क्लिक कर लेते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो टेक्नोलॉजी से जीवन जो है वो आसान हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग देख रहे, खास करके अभी भारत में केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जगह पर स्मार्ट मीटर जो है, वो इलेक्ट्रिक मीटर जो गिनती करेगा यूनिट की, वो लगाए जाए। तो हम खबरें देख रहे हैं सर, खास करके मध्य प्रदेश में, कि जो तिवारी जी थे उनके घर में उन्होंने बताया, बड़े रो रो कर मायूस होकर बता रहे थे कि हमारे घर पे जो है वो हम लोग तो रहे भी नहीं, बेटे के आ भी चले गए थे, इतना एक फैन है, इतना ये एक दो चीज़ें हैं, फिर भी 68 लाख रुपए बिल आया। और उन्होंने कंप्लेंट भी की तो उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं गई और उसके बाद उनको 1 महीने बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना भी मिला। तो वो तो तिवारी जी है ना। तो 68 लाख नहीं, 1 करोड़ भी भेज देंगे तो वो भर भी देंगे। लेकिन उसी जगह पर हम लोग देखते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियों में हमारे लोग रहते हैं और उनके पास एक दो बल्ब रहेगा, एक फैन रहेगा, तो उनको 7 लाख रुपए का बिल आया, जो मजदूर है। तो ऐसे लोग मतलब किस तरह, क्या टेक्नोलॉजी से जो जिंदगी हम आसान बनाना चाह रहे थे, वही भारत में जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए उपयोग तो नहीं हो रहा है? मैडम, मैं ये कहूंगा कि जनमत जनता का होता है, देश के नागरिकों का होता है। जी और देश की सरकार देश के नागरिकों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जिसकी चर्चा बहुत चलती है, जी विकास 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 के लिए सरकार होती है। लेकिन ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि भारत देश में तथाकथित आजादी के बाद जो ब्राह्मण वर्ण का जो राज है, ब्राह्मण वर्ण की जो सत्ता स्थापित हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और तो इन दोनों सरकारों ने नागरिकों को किसी भी माध्यम से ठगने का काम किया। तो लोगों को लगा कि स्मार्ट मीटर है, हमने भी 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब निकाल के 9 वाट का CFL लगाया है, 9 वाट की LED लगाई है, और आजकल 20 वाट के पंखे आते हैं। आजकल स्मार्ट LED टीवी, LCD टीवियां हैं जो 100 वाट खाती हैं, जितना एक बल्ब खाता था। तो जी हमने जो पूरा घर का अप्लायंसेस स्मार्ट कर लिया है, जी जो कम बिजली खाता है, तो हम स्मार्ट मीटर लगा लें तो हमारा बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। यहाँ पे लोग CFL चलाते हैं या फिर LED चलाते हैं जो 9 वाट खाती है, लेकिन बिल कितना आ रहा है? जो पहले 100 वाट 200 वाट का बल्ब लोग जलाते थे, उससे ज्यादा आ रहा है। जी पहले इतनी मोटी बड़ी बड़ी टीवियां होती थी, आजकल इतनी 4 इंच 5 इंच चौड़ी
32 इंच की जो टीवियां हैं, जो बहुत कम, मोबाइल के बराबर जो करंट खाती है, चार्जर के जैसे, तो उनका भी इतना मिल रहा है। तो मैं ही कहूंगा कि तकनीक के माध्यम से, पहले कानूनों के माध्यम से इस देश के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ठगने का काम किया, उनकी जमीनें हड़पने का काम किया। अब उनकी जो कमाई है, जी अब उनके बड़े बड़े खेत तो बचे नहीं, सब जी छोटे छोटे सारे मजदूर हो गए हैं, या यहाँ प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, तो उनका एक घर है। अब उस घर के माध्यम से भी उनको लूटने का काम कर रहे हैं कि घर है, शहर में है, शहर में है तो कंक्रीट है, कंक्रीट है तो गर्मी है, क्योंकि हरियाली तो है नहीं शहरों में। जी तो कंक्रीट है, बंदा एसी लगा है नहीं भी चला रहा है, कूलर लगा है नहीं भी चला रहा है, घर पे भी नहीं है, तो भी 68,000 का बिल आ रहा है, जी 6 लाख का बिल आ रहा है। तो ये लूटने का जरिया है। अदानी अंबानी की जो सरकार है, उसने अदानी अंबानी को ठेका दे रखा है। जी देश में जितने भी डैम्स बनाए, जितने भी हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक के साथ साथ थर्मल पावर प्लांट बनाए, आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो और सस्ती ऊर्जा है। जी आपका सोलर प्लांट है जिसमें और सस्ती ऊर्जा है। 3 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जाती है कंपनियों से, हाइड्रो पावर प्लांट से, थर्मल प्लांट से 4 रुपए, और बेची जाती है 10 रुपए। जी तो ये 6 रुपए का जो खेल है, इस पर भी कंपनियों का पेट नहीं भर रहा है। जी इस पर भी जनता द्वारा ईवीएम के माध्यम से जो जनता विरोधी सरकार है, उसका पेट नहीं भर रहा है। तो वो 9 वाट के एलईडी बल्ब पर, 20 वाट के, 40 वाट के पंखे पर, 100 वाट की टीवी पर 68,000 का बिल भेज कर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। अब बिल तो आ गया, बिल आ गया, बिल बंदा चुकाएगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बिल आया है, जाहिर सी बात है। जी तो उसको 1 लाख का पेनल्टी लगा देंगे। इससे भी सरकार का मन नहीं भरेगा, तो प्रीपेड मीटर लाने वाले। जी अभी क्या है, बिजली जब तक प्लास से, पिंचिस से काटते नहीं है, तब तक बिजली चलती है जी और आपको बिल आता रहता है। जी इस महीने का बिल चुकाया तो अगले महीने बिल आएगा, वो पेनल्टी के साथ आएगा। ये मामला 6 महीने तक चलता रहता है। किसी व्यक्ति को आना पड़ता है कि भैया आपने बिल क्यों नहीं चुकाया, एक फिजिकल व्यक्ति को आना पड़ता है, और फिजिकली आपका फिजिकल वायर काटना पड़ता है, तब जाके आपके घर की लाइट बंद होती है। जी अब ये देश की सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में कहा गया है कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव के अंदर आती है आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जीवन यापन में बिजली का बहुत बड़ा एक रोल है, तो इसीलिए वो भी मौलिक अधिकार के अंदर में आ गई है। जी उसके बाद भी उस मौलिक अधिकार को जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये मौलिक अधिकार, तो उसको सस्ता करना चाहिए, उसको जी मुफ्त करना चाहिए। जब न्यूक्लियर रिएक्शन से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, थर्मल पावर प्लांट तो छोड़िए, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के आगे हम फोटोवोल्टिक पे आ गए हैं, सोलर पे आ गए हैं, तो वहां तो अक्षय ऊर्जा है, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी तो फिर ये हम पे बिल क्यों लाद रहे हैं? जी क्योंकि ये लुटेरी सरकार है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये बिल निकालने का दूसरा उनका मतलब प्लान है कि वो प्रीपेड मीटर ज़रूर लगाएंगे। मतलब अभी मोबाइल का जो है 10 बजे अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया तो आप 10 बजे से किसी को कॉल, यहाँ तक कि 2-3 दिन मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तो कम से कम इनकमिंग कॉल तो आते, तो दूसरे ही दिन हमारा इनकमिंग कॉल भी नहीं आया। तो इसी तरह अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो और बच्चा, छोटे बच्चे अभी मच्छर जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, तो 10 बजे लाइट जाएगी तो उसको तुरंत ही रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह मतलब सामान्य जो जनजीवन है उसको कितने बड़े पैमाने पर ये कंट्रोल करके, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप कौन सी सब्जी खाएंगे,
क्या पहनेंगे, क्या रखेंगे, ये सारा कंट्रोल तो नहीं करना चाहती है सरकार। जी बिल्कुल, कंट्रोल ही करना चाहती है। मैंने 2004 में टॉम क्रूज की एक मूवी देखी थी जिसका नाम था माइनॉरिटी रिपोर्ट्स। जी। वो माइनॉरिटी रिपोर्ट्स पिक्चर, थोड़ा उसका मेन टॉपिक तो दूसरा था, लेकिन उस पिक्चर में हमको बहुत कुछ ये दिखाया गया कि आधार कार्ड में हमारा आंख का स्कैन होता है, जी। हमारा फेशियल स्कैन होता है, और जब टॉम क्रूज सरकार के खिलाफ लड़ता है तो उसकी आंखों की पुतली से पकड़ा जाता है कि ये अभी किस सिग्नल को क्रॉस किया है। ये अगर हाईवे जा रहा है तो कैमरा पकड़ लेता है कि अच्छा ये इधर से निकल रहा है। जी। तो वो जब 2004 में मैं 18 साल के आसपास था तो मैं सोचता था क्या कभी ऐसा होगा भारत में। और 2009 में हमने देखा आधार कार्ड आ गया, जी। तो हमने आधार कार्ड बनवा लिया। जी। लेकिन आज समझ में आ रहा है ये तो हमारी हर निगरानी पर मतलब हर गतिविधि पर निगरानी रखने का काम है। आज बच्चा पैदा होता है और उसका आधार कार्ड की सिस्टम शुरू हो जाता है। जी। अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं मिलता है। पहले फेस रिकॉग्निशन कैमरे आते थे मैडम, जी। आजकल आई रिकॉग्निशन कैमरा आ गया है, वो आई पे फोकस करता है। जी। आई अगर खुली है तो आप तो खींचेगा और आई बंद है तो फोटो नहीं क्लिक करता है, तो ओपन ही हो रहा है। तो विकास मैं देख रहा हूँ, ये जो कैमरे में विकास हो रहा है ये धीरे 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 जो हमारे मोबाइल में विकास हो रहा है, मतलब हम देख तकनीक में रहे हैं जो सर कि विकास जो हो रहा जो है, ये बहुजन विकास समाज है, हमारे। उनकी जो संख्या है वो 3.5% है, हम्म, और 3.5% लोग 120 करोड़ के जनसंख्या पर निगरानी तो नहीं रख सकता। तो इसके लिए शायद उन्होंने प्लान बनाया कि इनको कैसे निगरानी रखे, और फिर धीरे धीरे पहले उन्होंने हम्म, एक हमारा जो मतलब माइनॉरिटी का समाज है उसको आतंकवाद के नाम पर प्रोपोगंडा किया। फिर हमारा जो आदिवासी समाज है उसको नक्सलाइट नाम पे प्रोपोगंडा किया। और अभी ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं अर्बन नक्सलाइट का, तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब उसके पीछे का मकसद क्या आपको ऐसा लगता है कि ये, हाँ, जो लोग गतिविधियां कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से मतलब कुछ भी देखिए कैसे ह्यूमन मतलब जो भी कैरेक्टर होता है वो ऐसा नहीं होता कि वो कोई माइनर गलती भी ना करे, तो गलती भी कर सकता है। तो इसके माध्यम से वो ये मतलब सारी गतिविधियों पर 120 करोड़ लोगों पर वो निगरानी रखकर वो आने वाले समय में, जैसे आपने बोला कि हमको नहीं लगता था कि ऐसा होगा, आपने मूवी देखकर सोचा था, लेकिन अभी हो गया ऐसा। तो ये ऐसे षड्यंत्र की तो बू नहीं आ रही है कि वो हर एक व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखकर बहुजन समाज के लोग कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, कोई संगठन नहीं चला रहे, या फिर किसी संगठन की गतिविधियों में तो नहीं है तो कितने बड़े पैमाने पर है, किसको रोकना चाहिए किसको नहीं रोकना चाहिए, ये सारा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है मैडम। असल में क्या है, भारत के संविधान में हमको बहुत सारी आजादियां मिली। जी। बोलने की आजादी है, सुनने की आजादी है, देश के किसी भी हिस्से में व्यवसाय करने की आजादी है, लाइसेंस लेकर वहाँ के जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करकर। देश के किसी भी हिस्से में हमें पढ़ने की आजादी है, देश के किसी भी हिस्से में हमें रहने की आजादी है, घूमने की आजादी है। ये आजादी है। फिर आर्थिक आजादी है, हम कितना भी पैसा अपने पास रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, हम सोना रख सकते हैं, हम चांदी रख सकते हैं, हम जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, हम गाड़ी खरीद सकते हैं, हम मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो, हमारे पास जितना पैसा है उस खरीद सकते हैं। तो ये सब आजादी जो है, अगर मूल निवासी समाज आजाद रहेगा तो जैसे आपने कहा वो गलती भी करता है, जी। वो विद्रोह भी कर सकता है। जी। विद्रोह कब करेगा? जब उसके पेट में दाना होगा, जब उसके जेब में पैसा होगा।
भूखे लोग करते हैं विद्रोह, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान में भी विद्रोह चलता है। तो भूखे लोग तो विद्रोह करते ही करते, जब कुछ नहीं बचता है तो विद्रोह करते हैं। लेकिन जिनका पेट भरा है, जिनके पास दो वक्त की रोजी रोटी है, ऐसे लोग भी विद्रोह ना करें। जी। तो सरकार जो है तकनीक के माध्यम से हमारी आजादियों को खत्म कर रही है। जी। उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर रोक लगाना है। हमारी सोच पर भी रोक लगाने का काम किया जाता है। जैसे अगर हमने इंटरनेट पे गूगल किया कि मुझे एक टेबल फैन चाहिए, और जैसे ही मैंने उस पर सर्च किया टेबल फैन, बेस्ट टेबल फैन, तो उसमें आ जाएगा हेवल्स का फैन, बजाज का फैन। फिर मुझे ऐड आना शुरू हो जाएगा, जी। मेरे मोबाइल में एसएमएस आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हमको अलग अलग स्कीम बेचकर। सरकार अलग अलग स्कीम से हमको कंट्रोल करना चाहती है। सरकार का काम है आजादी देना, जी। सरकार का काम है हमारी आजादी की रक्षा करना। लेकिन मुझे लगता है इसी सरकार ने हमारी आजादी का सौदा कर लिया है, गूगल जैसी विदेशी कंपनियों से, और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनी। इतने मतलब सोचने लायक बात है सर कि हम देखते हैं ये विदेशी कंपनियों में ब्राह्मण के, चाहे वो पीछे ही क्यों ना हो, ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो अभी एडवांस जो ज़माना है उसमें हम लोग रहते हैं, हम अभी सुधरे हुए लोग हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ एक भी सेंटेंस पीछे का इतना, मतलब अभी टेक्नोलॉजी वो चला रहे तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो तो अभी अच्छे ब्राह्मण से, हमारे कुछ लोग तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो अपने समाज के प्रति कितना ईमानदार है, तो मैंने जब उनका सर्च किया तो मुझे दिखा कि उन्होंने कभी कोई किसी भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ कोई नहीं, सिर्फ अपना कमाना, मतलब ये सारी चीज वो अपने समाज में रहते हुए कितने मतलब सही ढंग से वो अपने समाज का हिस्सा बनकर बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, पहले हमको मनुस्मृति लागू कर कर गुलाम बनाया। हमको भगवान का नाम बोलने का अधिकार नहीं था। अगर हम मनुस्मृति में राम बोलें या भगवान का नाम लें तो हमारी जीभ काटने का ब्राह्मण को अधिकार था। अगर ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसको केवल एक गाय देनी रहती थी, और अगर शूद्र कोई हत्या कर दे तो उसको बहुत सारी 100 गाय देनी पड़ती थी। मतलब पैमाने अलग अलग थे। अब जैसे जैसे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, अंग्रेजी शिक्षा आई, तो लोगों ने इतिहास पढ़ना शुरू किया, इतिहास खंगालना शुरू किया, तो ब्राह्मण की सत्ता हिली। ब्राह्मण का मनुस्मृति का जो सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, ये खत्म होना शुरू हो गई, इसमें कमजोरी आई। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अब हम तकनीक के माध्यम से इस जो देश के मूल निवासी है उनको गुलाम बनाएंगे। जी। और भारत के लोग ब्राह्मणों को अपना देश का भाई मानते हैं, जबकि वो देश के भाई नहीं है, वो विदेशी है। और अगर किसी कंपनी में ब्राह्मण बड़े पद पर हो जाए, सीईओ हो जाए, सीएमडी हो जाए, जैसे सत्या नडेला है, जैसे सुंदर पिचई हैं, तो जी। ऐसी कंपनियों में अगर हमारे लोग, जो विदेशी कंपनियों में भारत के लोग अगर चले जाते हैं, तो जबकि मुझे तो लगता है धीरे धीरे भारत की नागरिकता भी छोड़ देते हैं, ये अमेरिका की नागरिकता या लंदन की नागरिकता अपना लेते हैं। तो इनको रखा जाता है कि भारत का जो 140 करोड़ लोग, क्योंकि जो भी इन निगरानी करने वाले सिस्टम हैं, वो लोगों को निगरानी में रखना चाहते हैं। और निगरानी के आधार पर चाइना और भारत में विश्व की 60-70% या आधी जनसंख्या रहती है। जी। तो 25% जनसंख्या तो भारत में, 25% जनसंख्या गूगल का विरोध ना करे तो सुंदर पिचाई को बिठा दो, सत्या नडेला को बिठा दो कि हमारे देश का नागरिक वहां पे है। अरे उसने नागरिकता छोड़ दी है, अब वो जी। तुम्हारे देश का नागरिक नहीं है। और ये कंपनियां हमारे जो डेटा है, जी। हम कुछ भी करते हैं, हमें अगर फैन खरीदना है, हमें कुछ भी खरीदना है, तो ये जो डेटा है
इसको बेचते हैं। इसको बेचते हैं, वो व्यवसाय करने वाली कंपनी को बेचते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। मतलब खरीदेगा भारत का व्यक्ति, भारत की कंपनी से खरीदेगा, लेकिन उसमें कमीशन गूगल को जाएगा, उसमें कमीशन यूट्यूब को जाएगा, व्हाट्सएप को जाएगा। और मुझे लगता है मैडम, जैसे ये हम वार्तालाप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जानबूझकर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। जी। लेकिन जैसे ही हम ये वीडियो बंद कर देंगे, ये जो वीडियो कॉल है बंद कर देंगे, तो क्या हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी? नहीं क्या लगता। हमारा मोबाइल का जो कैमरा है वो क्या सिर्फ कैमरा जब हम ऐप ओपन करते हैं तभी ओपन रहता है? क्या हमारा हमेशा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? क्योंकि कैमरा तो चालू है, जब तक जी। मोबाइल चालू है, मोबाइल में पहले बैटरी निकलती थी, आजकल बैटरी भी नहीं निकलती। जी। तो जब तक उसमें बैटरी है, जब तक वो फोन रिकॉर्ड हो रहा है। करता रहेगा, वॉइस रिकॉर्ड करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा और इसको एनालाइज करेगा। आपने कहा एआई की बात, एआई बिना डेटा के नपुंसक है, मतलब वो क्षीण है, उसका कोई वो शक्तिशाली नहीं है। जी। तो 25% जनसंख्या जो भारत की है, इसका डेटा का व्यवसाय हो रहा है जी। और इस व्यवसाय से हमको गुलाम बनाया जा रहा है। हमको किसी चीज की हमने सोची कि हम खरीदेंगे, वो हमको जबरदस्ती बेचने के लिए स्कीमें लगाई जा रही हैं। और सरकार सरकार हमको लूटने के लिए। अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, 20 स्मार्ट सिटी है। जी। मैं धर्मशाला में हूं अभी। धर्मशाला में 293, धर्मशाला बहुत छोटा सा नगर निगम है, जी। पहाड़ी इलाका है, सड़कें कम है। यहाँ पे गली गली में 293 हाई डेफिनेशन कैमरेज लगाए गए हैं। ऐसे कैमरे जिनके एक फ्रेम में 50 लोगों की आइरिस को पढ़ने का और उनकी पहचान करने का क्षमता है। ऐसे 293 जी। कैमरे लगाए गए हैं। जबलपुर जिले का मैं निवासी हूँ, जबलपुर शहर भी स्मार्ट सिटी है, वहां भी मुझे लगता है कि 500 कैमरे से ऊपर लगाए गए हैं। और कैमरे क्यों लगाए गए हैं? बोले हम आपका चालान करेंगे, हम्म। आप बिना हेलमेट जाएंगे, हम आपका चालान करेंगे। अरे भाई क्यों चालान करोगे? मैं इस देश का नागरिक हूं। आर्टिकल 21 बी, जो पहले मूल आर्टिकल 21 था, अब आर्टिकल 21 बी हो गया। आर्टिकल 21 बी कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, जी। जीवन जीने का अधिकार। और कैसे जीवन जीने का अधिकार? सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मुझे संविधान में मिला है। जी। और आर्टिकल 21 बी एक ऐसा आर्टिकल है जो देश में आपातकाल लगे, चाहे आर्टिकल 360 का आर्थिक आपातकाल हो, या गृह युद्ध का, या राजनीतिक उथल पुथल का आपातकाल हो जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो ये कोई भी आपातकाल में हमारे सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 बी सस्पेंड नहीं होता। नहीं होता है। आर्टिकल 21 बी क्या है? जीवन जीने का अधिकार, सम्मान जीवन जीने का अधिकार। तो इंदिरा गांधी जनसंघ के लोगों को और बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों को जेल में डाल सकती थी, लेकिन गोली नहीं मार सकती। जी। या किसी हमने कोई अपराध किया है तो कानून द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारा जीवन अंत किया जा सकता है या हमको जेल में डाला जा सकता है। तो जो संविधान की जो मूल है ना, कि जीवन रहेगा तो अधिकार रहेंगे ना। जी। मौलिक अधिकार कब है? जब जीवित है व्यक्ति। तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 बी में है। और उस आर्टिकल 21 बी में मेरी मर्जी है कि कोरोना हुआ है तो मैं वैक्सीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, जी। जी। मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं टकला हो जाऊं या लाल बाल करा दूं, या आजकल नया ट्रेंड है नीले बाल करा लूं, ये मेरी इच्छा है। जी। मुझे सरकार नहीं कह सकती कि आप काले बाल रखो या सफेद बाल रखो और या आप अपने हेलमेट अपने लगाओ। शरीर में क्या इंजेक्ट करना है ये तो पूरा ये पूरा मेरा पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है। डॉक्टर को केवल दवाई लिखने का अधिकार है, जी। जबरदस्ती मेरे मुंह में दवाई डालने का अधिकार नहीं। नहीं है। और ये अधिकार देश के हर पैदा हुए व्यक्ति को मिलता है। वोट देने का अधिकार, ईवीएम जो वोट चुरा लेती है, वो अधिकार जो है हमको 18 साल की उम्र के बाद मिलता है, लेकिन ये अधिकार तो हमको जन्म से मिल जाता है। जी। हाँ, और अभी हम लोग देख रहे हैं सर, जैसे बात निकली तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में, यहाँ तक कि फिल्म सिटी में भी 40 के अंदर के जो युवा लोग हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे।
और मतलब कर्नाटक में भी शायद यही आंकड़ा आया कि इतने कम उम्र में इतने परसेंटेज में लोग मारे जा रहे। तो जैसे दुनिया में देखते हैं तो 90 साल की जिंदगी कम से कम वो जीते हैं। भारत का रेशो तो वैसे भी कम है, 70 और 60 साल में चले जाते हैं, तो वो 70 और 60 साल का भी रेशो कम होते हैं, वो अभी 40 साल तक आ रहा है। और मतलब वो तो सोचते थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनके भी लोग तो उन उसके साथ साथ मतलब मारे जा रहे। तो एक दो की बलि चल जाती है, ऐसा कुछ मानना है उनका। मैडम, मैं पहले अपना पुराना सवाल पूरा करूंगा कि मेरा अधिकार है जी। हेलमेट पहनूं कि नहीं पहनूं। जी। सरकार मुझे ये बोले कि नहीं, आपकी सुरक्षा है, आप हेलमेट पहनो, और अगर मैं नहीं पहनूं तो सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे स्मार्ट मीटर, डिजिटल चूना लगाने का अधिकार सिस्टम है, ऐसे ये जो स्मार्ट चालान शुरू हो गए हैं ना जी। स्मार्ट सिटी में। जी। अरे भाई, मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ, मेरा अधिकार है, बाइक में रख सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, मैं बाइक चला सकता हूँ। क्या मैंने किसी का एक्सीडेंट किया? नहीं। नहीं किया, फिर भी मेरा चालान काट दिया। 500 रुपए का चालान, 1000 रुपए का चालान, और चालान 3 बार कटेगा तो फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये मेरा जीवन जीने का अधिकार, देश में कहीं भी बसने का अधिकार, देश में कहीं भी जाके बिजनेस करने का अधिकार पे रोक है ना ये। तो सरकार ही तकनीक के माध्यम से देश के नागरिकों के राइट टू लाइवलीहुड के, राइट टू लिव विद डिग्निटी के अधिकार का हनन कर रही है। और ये जो वैक्सीन है, ये मौत का टीका है। जी। और ये मौत का टीका हमको क्या बोल के लगाया गया? अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो बस का टिकट नहीं मिलेगा, ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, बैंक खाता बंद हो जाएगा, आधार कार्ड बंद हो जाएगा, राशन नहीं देंगे। राशन लेना है, पहले टीका लगवाओ। और फिर ऐसा बोल बोल उन्होंने के ये भी कहा, सर हमने तो जबरदस्ती भी नहीं की बाद में। मतलब सरकार ये कर रहे, मोदी जी ये कह रहे कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। कुछ लोग चले गए ना, कुछ लोग वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद मर गए। जी। तो वो लोग कोर्ट में गए, जो मर गया उसकी वाइफ या उसका पति कोर्ट में गया, बोले आपने कहा था वैक्सीन लगाओ तो हमने लगा लिए। तो सरकार ने कहा क्या हम आपको सरकारी वाहन में बिठाल कर ले गए थे वैक्सीन लगाने? जी। पहले उनने जबरदस्ती की, फिर क्या कहा? वैक्सीन खत्म होने वाली है, आपको पोर्टल पे बुकिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पोर्टल पे बुकिंग करते हो और आई अंडरस्टैंड उस पे क्लिक करते हो, तो वो कंसेंट मिल जाता है कि हाँ, मैं इस वैक्सीन के सारे दुष्परिणामों से वाकिफ हूँ और अपनी इच्छा से वैक्सीन लगा रहा हूँ। जी। जबकि सरकार कोई ने भी दवा तकनीक के जब बनती है तो उसके ऊपर कंटेंट होता है, लेकिन जब हाँ वैक्सीन दी गई तो हमें जितनी जानकारी है उस पे कोई कंटेंट नहीं था सर, कोई भी एक भी कंटेंट नहीं मैडम, था। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें तो ये दिखाया भी नहीं गया कि किस कंपनी की है, जी। कोविशील्ड की है, कोवैक्सीन है। हर वैक्सीन पर उसका फॉर्मूला लिखना, हर दवाई पर उसका फॉर्मूला लिखना, ये कानून है भारत देश में। जी। और इस वैक्सीन का फॉर्मूला क्या है, ये भारत के नागरिकों को नहीं बताया गया। ये फॉर्मूला एंथनी फाउची ने बनाया, जो जी। अमेरिका का नागरिक है। एंथनी फाउची के ऊपर अमेरिका में ढेर सारे केस लग गए। जी। और जो कंपनी फाइजर और एस्ट्राजेनेका, जिसने इस वैक्सीन को सबके साथ शेयर किया, भारत में भी उसका फॉर्मूला भेजा, और यहां से वैक्सीन, भारत से वैक्सीन बनकर विदेश गई। और वही उस पर ठप्पा लगा कोविशील्ड का, और भारत से ही उसी पे ठप्पा लगा फाइजर और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी का। और एस्ट्राजेनेका और फाइजर नाम की जो कंपनियां हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर 30 पन्ने पर, कितने पन्ने पर? 30 पन्ने। 30 पन्ने पर साइड इफेक्ट लिखे हैं। कितने पन्ने पर? 30 पन्ने पर। ये बहुत बड़ी और मतलब आपको जानकारी है। जी। फाइजर की वेबसाइट पर, एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट पर आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। भारत में बताया, भारत में डॉक्टरों को वैक्सीन लगाने का अधिकार है, लेकिन इस देश में वैक्सीन लगाकर मारने के लिए इतनी उतारू थी सरकार कि उसने ट्रेनी जो होते हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ, उसको वैक्सीन लगाने के लिए उतारा। अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाना है तो उसके लिए कम से कम 10 से 15 सवाल होते थे, क्वेश्चन आर होता है।
जी। कि आप देखें ये पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, क्या ये गर्भवती है, या इसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे वैक्सीन लगने से मौत हो सकती है, तो उसको आपको क्वेश्चनर भरना है। जी। वो सवाल किसी से पहली वैक्सीन में नहीं पूछे। जब पहली वैक्सीन वाला व्यक्ति दोबारा वैक्सीन लगाने आएगा तो 20 से 25 सवाल पूछने चाहिए थे कि आपको कोई साइड इफेक्ट महसूस हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है भारत देश की सरकार भारत देश के नागरिकों का जान का सौदा करके बैठी हुई है। मेरी नजर में मैंने देखा कुछ इतने महाप्रभु लोग हैं कि 15 साल के बच्चों का लास्ट डेट है वैक्सीन लगने का। पहले 60 साल के बच्चों को, 60 साल के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाया। जी। सबसे पहले वैक्सीन किसको लगा? मिलिट्री को। फिर जी। उसके बाद वैक्सीन किसको लगा? पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ को। फिर उसके बाद वैक्सीन किसको लगा? 60 साल से ऊपर वालों को। 60 साल से ऊपर वाले को एक वैक्सीन लग गया, 2 वैक्सीन लग गया। तो जब 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग नहीं होती है, तो वैसे ही कमजोर होता है, तो उसको ज्यादा हिट नहीं किया वैक्सीन। तो जब बाप को 2 वैक्सीन लग गई तो उसने अपने बेटे को कहा जा तू भी वैक्सीन लगा ले, क्योंकि 60 साल का जब कोटा पूरा हो गया तो फिर वो आया 45 साल पे, फिर 45 से 25 पे आया, फिर 25 से 15 पे आया। ऐसे अलग अलग फेज में सरकार ने वैक्सीन लॉन्च किया। जी। जब पिता को 2 वैक्सीन लग गई और वो जीवित रहा तो बेटे ने भी 2 वैक्सीन लगवाई, और बेटे के बेटे मतलब दादा के नाती ने भी 1 वैक्सीन लगवा ली। आज पिता जिंदा है और बेटा मर गया है और नाती को ढेर सारी बीमारियां हो गई। तो ये बहुत बड़ा मुझे आपके लगता है आपने जो पूरे भारत में एक माहौल बनाया था इसके विरोध में, हमने भी देखा। सबसे ज़्यादा आपने ही ये मुद्दा उठाया था, और उसी जानकारी की वजह से हमारे जब भतीजे के एडमिशन की बारी आई तो हमने उस मतलब हॉस्टल में पूछा कि भाई हम लगवा लेंगे, पहले आप हमको जीआर दे दो, जीआर हमको दे देंगे तो हम लगवा लेंगे। तो क्या है कि भारत का जो नागरिक है वो संविधान का उपयोग, क्योंकि कोई चीज उसके साथ में हो ना हो, लेकिन एक चीज उसके साथ में है, वो है संविधान। जैसे आपने बोला कि इस देश ने मतलब संविधान ने हमको ये आज़ादी दी है कि डिग्निटी के साथ हम जी सकते हैं, तो वो हमारे साथ में है। लेकिन इस देश में सारी धार्मिक किताबें पढ़ी जाती है, उसका बखान हो जाता है पूरे शो, टीवी शो में जब भी कोई होगा ये पूजा है, वो पूजा है, वो पूजा है। लेकिन ये अगर पढ़ाया जाता कि डिग्निटी के साथ कैसे जीना है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, किस तरीके की संवैधानिक अधिकार है, अगर पता चलता तो एक भी इस देश का नागरिक खुद से वो टीका नहीं लेता, वैक्सीन नहीं लेता, तो आज हमारे बहुत सारी जनरेशन जो है वो बच जाती है। अभी हमने बहुत कुछ खोया है इसके माध्यम से। तो ये हम लोग ये देखते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि 20 करोड़ लोग, 120 करोड़ लोगों को ये सारा वॉच करके मतलब ये मारना चाहती है। ये हम लोग कह सकते हैं सर कि ये डेफिनेटली हम लोगों को एक तो वो कमज़ोर करना चाहती है और कुछ लोगों को मारना भी चाहती है। ऐसा मतलब इस देश में हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा हो रहा है मैडम। पहले बहुत सारे नैरेटिव सेट किए गए, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WHO शामिल है, और भारत का सरकार जो है वो पेंडेमिक ट्रीटी साइन करता है WHO के नाम से। WHO के ऑफिस में जाकर जब उनकी ग्लोबल मीट होती है कि हाँ हम हमारे देश में इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार WHO को देते हैं। पहले कोई भी बीमारी होती थी तो गांव में होती थी, जब वहां पे 15-20 लोग मरते थे, वो एक गांव से दूसरे ग्राम पंचायत में फैलती थी, फिर ब्लॉक पे फैलती थी, फिर वो पेपरों में आती थी, फिर वो टीवी में आती थी, फिर वो टीवी मीडिया में आती थी, और उसके लिए बहुत कुछ होता था जी। लेकिन आजकल बीमारी कैसे आ रही है? पहले इंटरनेट में आ रही है जी, फिर आ रही है टीवी में जी, फिर पेपर में आ रही है। लोगों को बीमारी हो नहीं रही है जी, वो बीमारी कहा जा रहा है कि तुमको हो गई। भारत देश के लोग, अब देखिए आप बोल रही थी संविधान पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। हर वकील अपने फर्स्ट सेमेस्टर में संविधान पढ़ता है, सेकंड सेमेस्टर में संविधान पढ़ता है, डिटेल्ड पढ़ता है जी। जब मैं पढ़ सकता हूँ, वकील को तो सिलेबस में
जी। क्या इस देश के वकील संविधान पढ़ के नहीं आए, आप ये कहना चाह रही हैं? पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए जो आईपीसी सीआरपीसी है, जी। जो अब बीकेएस बीएनएस है, एसएस है, वो रोजी रोटी का जरिया है ना, जी। उसके लिए पढ़ाई की। लेकिन जो जीवन जीने का अधिकार है, अरे जियोगे तब ना रोजी रोटी रहेगी, तब ना लॉयर रहोगे, जी। तब जी। ना डॉक्टर रहोगे, तब ना जज रहोगे, तब ना प्रधानमंत्री रहोगे, मुख्यमंत्री रहोगे। जब जीवन ही खत्म हो जाएगा तो क्या रहेगा? तो जीवन जीने का अधिकार सारे मौलिक अधिकार में सबसे ऊपर है। जी। और इस अधिकार को पढ़ने के बाद भी इस पे कोई सवाल नहीं किया जाता। कॉलेजियम तो, मैं तो, कोई एग्जाम ही नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है। डॉक्टरों को भी ये मौलिक अधिकार की जानकारी होती है कि उनकी क्या ड्यूटीज है। बहुत सारे डॉक्टर इस देश में मार दिए गए जो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते। जब पहला फेज आया कोरोना का, केवल सरकारी हॉस्पिटल खुले थे। जो हॉस्पिटल का मालिक या डॉक्टर अगर इसके खिलाफ, इस भांडा फोड़ने के मतलब ये कोरोना नाम के धोखे के खिलाफ अगर वो कुछ बोलना चाहता, तो उसी को कोरोना पॉजिटिव बताकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर जी। जी। और उसका हॉस्पिटल सील कर देते। पहले साल में, पहले फेज में सारे हॉस्पिटल बंद किए और केवल सरकारी हॉस्पिटल चालू किए। दूसरे फेज में सारे हॉस्पिटल खोल के रखे और उनको छूट दे दी, लाख रुपए दिन लो। लोगों ने लाख रुपए दिन देने के बाद भी हफ्ते भर बाद मौत हो गई। लोग 40-40 दिन एडमिट होने के बाद मौत हो जा रही थी। लोग कोरोना पॉजिटिव एडमिट होते थे और कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मौत हो रही। जी। तो इसको मैं कहूंगा मेडिकल किलिंग हो रही है। क्या हो रही है? मेडिकल क्लिनिक। देश में मेडिकल किलिंग हो रही है। और ये मेडिकल किलिंग देश के नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। और इस भारत देश की सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इम्यून करके रखा है। कोरोना वैक्सीन बनाकर उसको लगाने वाली जो डॉक्टर है उसको इम्यून करके रखा है, जो आशा कार्यकर्ता है उसको इम्यून करके रखा है। क्यों? अगर आप सड़क पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, आपके ऊपर कोई डंपर या हाईवा आपके ऊपर चढ़ जाता है और आप मर जाते हो, तो उसके ऊपर केस चलता है। या आपको कोई गोली मार देता है, आपको कोई लाठी से मार देता है, आप मर जाते हो, आपको कोई तलवार से मार देता है, तो 302 की धारा लगती, 307 की धारा लगती है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपको वैक्सीन लगा के मारा जा रहा है और आप कोई केस नहीं कर सकते। और तो सामूहिक ये नरसंहार जुडिशियल, हो गया। ये तो एक दो नहीं है, ये तो पूरे भारत के मूल नागरिकों का सामूहिक संहार, और वो भी विदाउट गोली। मतलब बंदूक की गोली भी नहीं बिल्कुल चल सही रही है। है, और मारा भी जा रहा है, और दुनिया ये भी नहीं समझ रही कि हमारा कत्ल भी हो रहा है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, गोली अगर गोली मारने वाले पर केस होता है, जी। वो बंदूक किस गोली से निकली, मतलब किस, वो गोली किस बंदूक से निकली, वो अगर लाइसेंस है तो उस लाइसेंस होल्डर की केस है ना। जी। लेकिन इधर तो औजार लगाई वैक्सीन, अभी मरा 10 दिन बाद, जी। किस पे केस करेंगे? और जनता बेवकूफ। जनता अगर अपने मौलिक अधिकारों को जानती तो क्या वो वैक्सीन लगवाती? अभी एक नई चीज हो रही है, आपार आईडी बनाई जा रही है। जी। 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा दिया। जी। जो 2022 में 15 साल का था वो अब 18 साल का हो गया। अब वो खुद वैक्सीन लगा सकता है। लेकिन 18 साल से कम उम्र का बच्चा बालिग नहीं होता। जी। उसके जीवन मरण का सारा फैसला उसके माँ बाप करते हैं। और अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वैक्सीन लगाना है तो उसका लिखित कंसेंट चाहिए, उनके माँ बाप का लिखित परमिशन चाहिए। जी। बिना रिटन कंसेंट के स्कूल वाले ना आयरन की गोली दे सकते हैं, ना जो पेट में पटार होती है, वर्म्स होती हैं, वो डिवर्मिंग की गोली दे सकती है। लेकिन आज स्कूल वालों को कहा गया है कि आप आयरन की गोली दो, आप डिवर्मिंग की गोलियां दो, और माँ बाप से पूछा ना जाए, इसीलिए सारे बच्चों की अपार आईडी बनाई जा रही है, APAAR। ये अपार आईडी कंपलसरी नहीं है, और इस आईडी को कंपलसरी कहकर टीचर फोन करती है पेरेंट्स को, अभिभावकों को, कि आपके बच्चे की अपार आईडी बननी, फर्स्ट क्लास के बच्चे की अपार आईडी बन रही, सेकंड,
KG 2 के बच्चे की अपार आईडी बन रही है मैडम। जी। और उनको कोई भी दवाई देने का अधिकार, कोई भी वैक्सीन लगाने का अधिकार जिसके पास अपार आईडी है उनको हो जाए। उनको अब कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपार आईडी जब बना तो उस फॉर्म में साइन किया, आधार कार्ड दिया, और वो रिटन कंसेंट माँ बाप की तरफ से बच्चे का स्कूल को प्राप्त हो गया। अभी जो बच्चे हमारे बच्चे हैं उनको मारने की, मतलब अभी सिर्फ जो पेट में है उसकी सिक्योरिटी कर सकते, पेट के जो बाहर हम लोग आ गए हैं उनका उनकी मतलब कर, पहली से तीसरे साल से लेकर तो 15 साल तक अपार आईडी के माध्यम से, मतलब अभी टीचर लोगों की नौकरियां खत्म होने के पहले उनसे तो सरकारी वाले कर्मचारियों से ये काम करवा ही रहे हैं। पूरे जी देश भर में ये काम दिख रहा है। मतलब हम लोग, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग क्या खाए, क्या पहने, क्या पिए, सारे चीज़ों पर ये जो कब्जा हो रहा है, तो ये बहुत मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी से आज़ादी पूरी छीन ली गई है। तो इस जी आज़ादी जी। को पाने के लिए आपके माध्यम से या बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से आप लोग किस तरीके की कोशिश कर रहे हो सर इस इन सारे चीजों को रोकने के लिए? पहले हम आर्टिकल 20 तक हमेशा पढ़ाते थे, जी। जो हमारे गांव गांव कैडर होते थे या राष्ट्रीय स्तर के कैडर होते थे। आजकल उन कैडरों में आर्टिकल 21 भी, जो मौलिक आर्टिकल 21 था पहले, जो किसी भी आपातकाल में स्टैंड रहता है, जब तक देश में संविधान लागू है, कोई भी इमरजेंसी लागू हो जाए, आर्टिकल 21 भी रहता है। भले आपका संगठन बनाने का, इकट्ठा होने का, ये सारा अधिकार इमरजेंसी में खत्म हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 21 भी खत्म नहीं होगा। ये अधिकार जो है, ये अब हम पढ़ा रहे हैं, ये लोगों को समझा रहे हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी के अंदर राइट टू लिव है, राइट टू कम्यूट है, ढेर सारे मतलब उसमें छोटे छोटे मौलिक अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है। जी। अगर हम चाहें तो अपने मोबाइल का फोटो और वीडियो शेयर करें, हमसे बिना पूछे कोई हमारे मोबाइल का फोटो वीडियो शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो तकनीक है, तकनीक सबसे पहले कैसे आई मैडम? तकनीक की शुरुआत हुई आर्टिफिशियल पर्सन से। आपने कंपनीज एक्ट 1872 या 1972 ऐसी कुछ है, कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, इंडियन कंपनी एक्ट। जी। उसमें एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया जाता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी है। जी। अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उस आर्टिफिशियल पर्सन जो एक कंपनी लीगल एंटिटी होती थी, जिसको लोगों के दिमाग से चलाया जाता था, जो उस कंपनी के पोस्ट में बैठे हैं वो लोग अपनी बुद्धिमत्ता से उस कंपनी को चलाते या डुबाते थे। अब उस बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, अब सॉफ्टवेयर वही चला सकता है। जी। और उस सॉफ्टवेयर के लिए डेटा चाहिए। जी। हम डेटा है। आप RID क्या लिख रहे हैं? आप RID एक वॉलेट है जिसमें हमारी जितनी भी मेडिकल जानकारियां है वो सेव होंगी। तो जी। ये भी डेटा AI को मिलेगा। अब रामराज पटेल को कौन सी एलर्जी है, ये डेटा को AI को पता रहेगा। और मैं अगर कहीं जा रहा हूँ और मुझे किसी चीज से एलर्जी है और मुझे खाने में मिला के दे दी जाए तो मेरी तो मौत भी हो सकती है। जी। तो जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको दूसरे तरीके से मारने की तैयारी है। तो सबसे पहले अपनी आपार आईडी डी रजिस्टर कराना चाहिए। जी। आपार आईडी कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट आदेश नहीं है। आपार आईडी को तुरंत बंद करा लें और अपने मौलिक अधिकार को जाने। बामसेफ के कैडर में आए, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कैडर में आए। आर्टिकल 21B को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि जान जान है तो जहान है। जी। जी। और ये जान और जहान और हमारी प्राइवेसी सब बचाने का सिस्टम बाबा साहब ने संविधान में दिया हुआ है। वकीलों ने पढ़ा है, जजों ने पढ़ा है, डॉक्टरों ने भी पढ़ते हैं। डॉक्टर भी अपनी लीगल लाइबिलिटीज पढ़ते हैं जी। अपने MBBS के कोर्स में। लेकिन सारे लोग के मुंह बंद हो गए। अब उन लोगों ने मुंह बंद कर लिए तो इसका मतलब हम भी मुंह बंद कर लें, ये नहीं है। हम तो मुंह से बोलेंगे। मोबाइल बंद हो जाएगा तो हम खुद पर्सनली जाके बोलेंगे। जब तक यूट्यूब का सहारा, यूट्यूब से बोलेंगे। जी। जब तक जान रहेगी हम जनता को समझाते रहेंगे कि संविधान आपके पक्ष में है, आप संवैधानिक अधिकारों का फायदा उठाइए। बहुत सारी चीजें हैं। अभी इस नई कड़ी एक आने वाली है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जी। आर्थिक
आजादी खत्म होने की तैयारी में भारत देश खड़ा है और वो लागू हो गया। पायलट प्रोजेक्ट लागू हुआ था जी 20 सेक्टर में, अब वो पूरे हर सेक्टर में लागू हो गया। तो अगला आप कार्यक्रम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में करें, जी 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 क्योंकि बिल्कुल। आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का भी सिस्टम जारी है। और हम सरकार के लिए एक कमोडिटी हो गए, अब हम नागरिक नहीं रहे। जी हमारी हर जानकारी का सौदा होता है। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जी को हम माइक का एक्सेस दे के रखा है। जी वो बोलते हैं ना आजकल, कहते हैं ना जो सच होता है हाँ वो बाहर, तो झूठ का ज्यादा प्रचार होता है। आजकल आईफोन कह रहा है सफारी सबसे सेफ है, आईफोन सबसे सेफ है। आईफोन का जो ब्राउजर सफारी ब्राउजर है वो जी सबसे सेफ है, उस जी पर किसी की नजर नहीं है। व्हाट्सएप अपनी ऐड देता है कि आपका हर मैसेज प्राइवेट इनक्रिप्टेड है। है, जी हम उसको नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी इनक्रिप्टेड नहीं है। आप अपना दिमाग खोल के रखें। इस देश में जब आधार कार्ड, इस देश के 140 करोड़ लोगों का जो आधार कार्ड जो डेटा है, जब वो भी लीक हो सकता है, जी हुआ था लीक। तो बस। और ये डेटा ही लीक अब, करने वाले, बेचने वाले हमारे समाज से एक भी आदमी नहीं है। ये भी बहुत खास बात है कि ये जो SC ST OBC समाज का एक भी आदमी विदेश की कंपनी को ना डेटा बेचता है, ना ऑर्गन बेचता है, मतलब कोई भी डेटा भी चीज। बिक रहा है। जी, सब लोग आपके जो जितने भी नाम निकल के आते हैं। और हम देखते हैं सर, एक बात है जो मुझे बहुत देर से पूछनी थी कि आप लोगों के मध्य प्रदेश से आतंकवादी चुनकर भेजे जाते, ये भी बड़ी ये बात है। अभी पहले तो वो आरोपी थे, अभी तो सिद्ध भी हो गए। कौन किसकी बात मैडम? प्रज्ञा सिंह जो है वो मध्य प्रदेश से ही चुन कर गए थे। तो इस तरह आप मध्य प्रदेश में आप खुद है और आप काम कर रहे, तो कैसे, मतलब ऐसे तरीके के लोग अगर वहां पर भेजेंगे तो ये जो डाटा है वो तो जाएगा ही ना सर। देखिए मैडम, साध्वी प्रज्ञा सिंह, मैं अब मध्य प्रदेश में जबलपुर से आता हूँ। जी जबलपुर शहर प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण महासभा, ये दो संगठन है जिसके बारे में बाबा साहब ने अपनी किताबों में लिखा है। जी प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा और एक है ब्राह्मण महासभा। ब्राह्मण महासभा 1790 के आसपास बनी थी और प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा कांग्रेस के आसपास बनी। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा एक हाथ है तो ब्राह्मण महासभा दूसरा हाथ है। अगर आप जी, एक हाथ को एक ही काटेंगे तो शरीर दूसरा की हाथ दो भुजाएं हैं। जी जी हाँ, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। जी तो इन दोनों का बहुत गुप्त राष्ट्रीय मुख्यालय जबलपुर। जी नागपुर जो है जहां के आप निवासी हैं, वो असल में मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी है, जी सेंट्रल प्रोविंस जो। तो राजधानी को उन्होंने मुख्यालय बनाया क्योंकि वो सेंटर प्लेस है। जी और जबलपुर ज्योग्राफिकल सेंटर प्लेस है। जी नागपुर सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी थी जब आरएसएस बना, तो इसीलिए आरएसएस का मुख्यालय वहां है। लेकिन ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट जबलपुर के पास में है, इसीलिए जबलपुर को ब्राह्मणों ने अपना जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा एक अलग संगठन है, ब्राह्मण महासभा एक अलग संगठन है, इन दोनों का मुख्यालय जबलपुर में है। और ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इसका कैडर, इसका सारा सिस्टम जबलपुर से होता था। मैं और जानकारी बता रहा हूँ। जी जी इसके साथ जो लोग अभियुक्त थे, जिसके साथ इनकी फोटो है, आप पुरानी फोटो खंगालिए, इनकी सबसे ज्यादा मीटिंग जबलपुर में हुई। जी और मैं जबलपुर का निवासी हूँ, मुझे तो बहुत दुर्भाग्य महसूस होता है कि देश की नहीं, संसद में मुझे एक लगता है ये आतंक। अवसर भी है आने वाले समय में, आप या ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम भी आप ही की तरफ से होगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको टफ टारगेट मिला है। मैं हमेशा सोचता था कि जबलपुर जिले से देश के कोने कोने के लिए ट्रेन चलती है, जी ओवरनाइट ट्रेन चलती है। और जबलपुर जिले में मोहन भागवत का आना जाना बहुत जल्दी जल्दी होता है। जी वो बच्चा पैदा होता है ना, तो चौक समारोह होता है,
वो खीर खिलाते हैं, गृह प्रवेश होता है, ये छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी मोहन भागवत आते हैं। जी आते हैं चले जाते हैं, बस पेपर में छपता है, कोई हलचल नहीं। और ये मैं अभी से नहीं, 10-15 साल से देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है यार ऐसा क्या है। फिर मैंने ब्राह्मण महासभा, प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के बारे में समझा जब मैं बामसेफ में आया, तब पता चला अरे ये जबलपुर तो यहाँ गली गली में ये संगठन फैला। जी और ब्राह्मणवाद का मैं पहले बहुत भयंकर शिकार था, जी लेकिन 2014 में मैंने मोदी जी को भी वोट दिया था, लेकिन उसके बाद पता चला सालाना 15 लाख आने वाला है, कुछ होने वाला है। 2014, 15, 16 में आरएसएस और कांग्रेस के बनाए हुए कुछ ओबीसी महासभा नाम के संगठन थे, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा नाम के संगठन थे, जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की बातों को अपना मोहर लगा के बताता था। तो वो जो मूल वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर था, वो मुझे दूसरे संगठनों से मिला। फिर उन संगठनों में 2-3 साल खराब हुआ, फिर मैं सही संगठन में बड़ी देर से आया, और फिर समझ में आया कि ये चलता कैसे है, जी कि देश कैसे चलता है, संविधान क्या है। पहले मैंने भी संविधान कैजुअली पढ़ा था, लेकिन जब दोबारा उसको पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया बाप रे, सारा चीज तो आर्टिकल 25 तक तो इतना कुछ है कि आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जी जी और मुझे नहीं लगता इस देश में मौलिक अधिकारों के हनन के केसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा आरपीसी सीआरपीसी के में जो क्राइम्स है उस पर केसेस ज्यादा होते हैं। जिस दिन बहुजन समाज अपने मौलिक अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू कर देगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी, लेकिन तब तक जिंदा रहना चाहिए। ये नहीं, मारने कोशिश पे तुले आपके हुए। तरफ से तो मतलब आपके संगठन के तरफ से हम देख रहे हैं पूरे भारत में ही शायद 90 ऑफशूट विंग है, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि पूरे भारत को मतलब सिक्योर करने का जो काम है। क्योंकि ठीक है वो बोल रहे, इसीलिए तो वो कह भी रहे ना कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि इसी का उपयोग आप लोग कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हो ये कलम 25 तक तो लोगों को मालूम होने चाहिए। तो उनको मालूम है हम्म, कि जब तक मतलब आपकी जान भी संविधान में है, तो संविधान हम्म, अगर हम्म। निकल जाता है तो आपकी जान कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? तो वो संविधान खत्म करना चाहते ताकि आपकी बट जान निकाल समस्या सके। ये है, जी अभी तो संविधान है फिर भी जान निकल रही है। जब हाँ संविधान नहीं रहेगा तब जान निकालें, तब अलग बात जी है। अभी तो संविधान लागू है, सारे मौलिक अधिकार लागू है, देश में कोई आपातकाल घोषित नहीं है, फिर भी हमारी जान ली जा रही है। हम पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चालान लगाए जा रहे हैं। पहले एक सब इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति को चालान काटने का अधिकार था, जी अब कैमरे को चालान काटने का अधिकार है, एआई को चालान काटने का अधिकार है। एआई क्या देश का नागरिक है? नहीं एआई क्या आईपीसी, सॉरी, ये इंडियन जो, सॉरी, जो सेवा है ना, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस, क्या आईपीएस वो आईपीएस है? नहीं एआई ने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया है, एआई ने हवलदार का एग्जाम क्लियर किया है, एआई ने क्या किया है? और ये कैमरे ने कोई एग्जाम क्लियर किया है? फिजिकल व्यक्ति को फिजिकल व्यक्ति चालान कर सकता है, जी लेकिन एआई हमको चालान करेगा। अगर हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा टैक्स का मामला वो हो जाए, तो पहले उसकी ट्रिब्यूनल्स होती थी, आजकल एआई ट्रिब्यूनल्स हो गई। जी क्या आने वाले समय में सरकार भी एआई चलाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और एआई पे अपन अगले वीडियो जी में जब भी आप मौका देंगी चर्चा करेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी क्योंकि चाहते, क्योंकि समाज को जो है जब तक जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी हमारा समाज जानकारी के बहुत दूर है, अभाव है हमारे समाज में। और इसीलिए ये जो गुलामी दिन प्रतिदिन हमारी जो बढ़ते जा रही है वो उसी का नतीजा है। तो हम तो यही चाहते कि सारी चीज़ें जब तक के ये यूट्यूब चैनल चलने देंगे, हमारा भी हम यही सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये चलेगा ही, लेकिन जब तक चलने देंगे तो हम हमारा जो काम है बहुत ईमानदारी से समाज को जागरूक करने के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो आने वाले समय में या 1-2 दिन बाद ही हम कोशिश करेंगे कि ये एपिसोड भी आपके साथ किया जाए ताकि समाज को भी समझे।
सर हम लोग इतनी जो बात की है उसका जो निचोड़ दिखता है कि समाज में संविधान को ख़त्म करके जो भारत के नागरिक है उन नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं, और आपके माध्यम से पूरे भारत में इसकी जन जागृति हो रही है। लेकिन जो मतलब उसका आउटपुट दिखना चाहिए, वो आउटपुट हम लोगों को जितने बड़े पैमाने पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजंस होंगे, या आने वाले समय में आपको कोई और रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा? क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, दुश्मन भी काम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन जो है वो सफल हो रहा है, मनुष्य को मनुष्य के अधिकार से वंचित करने में वो सफल हो रहा है, और आप मनुष्य को मनुष्य के अधिकार देने में इतने बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो पा रहे। तो क्या रीजंस हो सकते सर? मैम, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, ब्राह्मणों ने 1955 1965 तक स्वदेशी आंदोलन चलाया था। जी। और उस स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजी छोड़ो आंदोलन चलाया। अंग्रेजी अनुमूलन आंदोलन, ये विदेशी भाषा है, ये विदेशियों की भाषा है और ये पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। जबलपुर में तो बीकॉम एमकॉम के 1 साल के एग्जाम ही कैंसिल हो गए थे, यहाँ इतना बड़ा आंदोलन चलाया था। जी। यहाँ के सांसद के बेटे ने, जो आगे चल के खुद सांसद बने, जो खुद विदेश से पढ़ के आए थे, तत्कालीन उस समय के जो सांसद थे, उन्होंने आंदोलन चलाया था। जिनका बेटा खुद विदेश से पढ़ के आया था, अंग्रेजी में पढ़ के, उसने आंदोलन की अगुवाई की। जी। तो इससे क्या हुआ मैडम, जैसे मैं मेरे दादाजी से पूछता था कि, या मेरे दादाजी समाज में जाते थे तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते थे कि मेरा नाम रोनी प्रसाद पटेल है, मैं 5वीं पास हूँ। मैं अपने दादाजी से पूछता था, तुम 5वीं पास हो, ऐसा क्यों बोलते हो? हम्म। 6वीं फेल हो गए थे? हम्म। बोले नहीं, 6वीं में नाम ही नहीं लिखा है। जी। मैंने, क्यों नहीं नाम लिखा है? बोले वो 6वीं में नाम नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पिताजी को पंडित ने बोला था कि वो हिंदी भाषा पढ़ेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म जी। से दूर हो जाएगा। जी। तो 6वीं क्लास में पहले अंग्रेजी में एबीसीडी सिखाते। आजकल तो पहली क्लास से, नर्सरी से एबीसीडी सिखाते हैं। पहले काखा गागा पहले सिखाते थे, एबीसीडी 6th क्लास में सिखाते थे। जी। तो मेरे दादाजी को ब्राह्मणों ने अंग्रेजी पढ़ने से रोक लिया। जी। वो जब 5वीं तक रुक गए, 6वीं पढ़ी नहीं, जबकि वो पढ़ते तो पास हो जाते। तो पहले तो 7वीं भी मैट्रिक होती थी, जी। वो मैट्रिक होते तो फिर आगे कॉलेज भी पढ़ते। तो षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों ने स्वदेशी आंदोलन में जो अंग्रेजी अनुमूलन आंदोलन चलाया, अंग्रेजी भाषा अनुमूलन आंदोलन चलाया, उससे मेरे दादाजी पीछे हो गए, फिर मेरे पिताजी भी पीछे हो गए और मैं भी पीछे हो गया। जैसे कि हम आमसेफ के लोग बोलते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते हैं कि मैं पैसे से अपना वर्ण नहीं बदल सकता। जी। मैं कितना भी पढ़ लिख जाऊं, मैं अपना वर्ण नहीं बदल सकता। जी। तो फिर मेरा हथियार क्या है? शिक्षा मेरा अधिकार है। और ये जो हम अभी मैं आपसे एआई के बारे में बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मेरे दादाजी अंग्रेजी पढ़ जाते और मेरे पिताजी मास्टर डिग्री कर लेते, जो कि अभी शायद 11वीं पास है, तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं नहीं। जी। ओबीसी इस देश का 65% है, उसको अंग्रेजी पढ़ने से रोकना। 5वीं तक पास होके वो दस्तखत करने लगा, हिसाब किताब करने लगा, लेकिन संविधान जो अंग्रेजी भाषा में है उसमें जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार है। ये सारे अधिकार वो कब पढ़ता? जब वो अंग्रेजी। तो 30 साल 40 साल अंग्रेजी को विरोध करके ब्राह्मणों ने इस देश के लोगों को संविधान से, देश के ओबीसी को संविधान से दूर किया। और जानकारी ही हथियार है। कोरोना कोई व्यक्ति था क्या जिसको हम गोली से मार सकते थे? नहीं। कोई घास फूस था जिसको स्प्रे कर देते, जो कचरा मारक स्प्रे आता है खेती बाड़ी का, उससे हम उसको जला देते? नहीं, वो अदृश्य चीज थी। अदृश्य चीज, ऐसी अधिकार भी अदृश्य है। जी। तो अदृश्य चीज से अदृश्य चीज को लड़ाया जा सकता है। अब वो अदृश्य चीज अधिकार है, लेकिन वो दिमाग में आना चाहिए ना। जी। दिमाग में कब आएगी? जब व्यक्ति उसको एनालाइज करेगा, उसको पढ़ेगा, उसकी केस स्टडी करेगा।
आर्टिकल 21 बी को लेकर इतने सारे केसेस हैं, कभी पढ़ाए नहीं जाते। जी। मैंने अपने पहले सेमेस्टर में मैंने एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़े एलएलबी के, तो उसमें पढ़े मैंने जीवन जीने के अधिकार को लेकर बहुत कुछ है। आप अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे सामने वाले को गोली से मार सकते हैं, जी। लेकिन जब बीमारी अदृश्य हो तो उसको कैसे गोली से मार? तो जानकारी ही हथियार है। जानकारी कोई दिखती थोड़ी है, कभी किताब के फॉर्म में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी जानकारी है। जी। जानकारी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है और जानकारी ही आपको बचाएगी। जी। जैसे बाबा साहब ने कहा, कभी ना बिकने वाले संगठन का निर्माण होगा, और वो जब संविधान खत्म हो जाएगा तो वो संगठन आपका बचाव करेगा। अब वो संगठन जब देश के लोगों को जानकारी देगा, वो जानकारी ही हर संगठन के जो एक एक यूनिट है, एक एक कार्यकर्ता है, वो बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, जब कोई ऐसी अदृश्य चीज या शगुफा सरकार द्वारा छोड़ा जाएगा तो उसके पास जो संगठन से प्राप्त जानकारी है, वो जानकारी से वो लड़ सकता है। वो जानकारी हथियार बनेगी। वो जानकारी तलवार से भी तेज है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी तेज है। जी। जानकारी के से हम न्यूक्लियर बॉम्ब रेडिएशन से भी बच सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी ही हथियार है। जो जानकार जितना ज्यादा जानकार होगा, करंट प्रोस्पेक्ट में भी जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जी। और भविष्य के प्रोस्पेक्ट की भी हमको आकलन करना चाहिए। जानकारियों का भंडार है, जी। उससे हमको एनालाइज करके अपने आने वाले कल का सिस्टम, आज की समस्याओं को कैसे लड़ना है, इसका सिस्टम बना के हमको करना पड़ेगा। और देश भर में छोटे छोटे स्तर पर एक ब्लॉक में 2 पॉइंट बनाकर भारत बंद करना होगा, तो सफल हो जाएंगे। जानकारी हथियार है। आपने जिस व्यक्ति के आपने पास किया भी सर, मतलब हमने देखा कि कम से कम 1,000 से ज़्यादा जगहों पर आपके माध्यम से, मतलब पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो फ्रंट लाइन में आकर अपने हक और अधिकार के लिए पूरे भारत में बंद किया। तो ये बात अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना हाईलाइट नहीं किया। अगर एक कल वो न्यूज़ दे देते तो आज पुनः दोबारा 8-10 दिन के लिए पूरा भारत बंद हो जाता था, अगर वो न्यूज़ हाईलाइट हो जाती। और मुझे लगता है 8 दिन के अंदर हम लोग सब ले दे के वो R1A1 का मसला ही ख़त्म कर देते। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ हो रही है। सिर्फ इतना है कि जो हमारे लोग हैं, मैं देखती हूँ कि आपने पिछले एपिसोड में बोला था, तो बाबा साहब को जो मानने वाला वर्ग है वो जितना ज़्यादा जानकारी लेकर, जो गोली है उसके पास वो बोली है, जैसे आप संगठन में हमेशा आपके तरफ से बताया जाता है, अगर वो बोली की गोली चला देगा तो जागरण करने में, जागृति होने में कुछ ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। क्योंकि उनके पास और हमारे पास जो मतलब गैप है तो वो 3.5% है और हम 95% अबव है। तो संख्या बल जो है वो हमारे पास, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो वो ताकत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपयोग कर रहा है, और जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि अभी आने वाले 1-2 साल में ही आपने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाया। पहले तो वो सिर्फ कैडर बेस में ही था, अभी आप मुझे लगता है मास बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही ये मास बेस जितना ज़्यादा बड़े पैमाने पे बढ़ेगा तो आपका जो संगठन है वो संगठन ये कामयाबी हासिल कर सकता है। तो सर मतलब जाते जाते, क्योंकि कैसे 30-35 मिनट का समय लेकर हम एपिसोड बनाते हैं, तो आने वाले एपिसोड में हम चाहेंगे कि आपसे हमेशा बातचीत होती रहे, क्योंकि ये जो सारा ज्ञान है ये ज्ञान समाज तक पहुंचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब जो करेंसी के ऊपर है, आरबीआई के ऊपर है, हम लोग ये सारी बात करेंगे। और आज जाते जाते एक पॉजिटिव मतलब माहौल, खुशनुमा माहौल बनाकर आपसे विदा लेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी मतलब ये डरने वाले, ठीक है मारने वाला तैयार है लेकिन हम गोली खाने के लिए तैयार नहीं है, तो पॉजिटिव बात करके हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी
देखिए, अगर किसी की पुलिस के डंडे से हत्या होती है तो वो गर्व की बात है। जी। किसी की पुलिस की गोली से हत्या होती है तो वो गर्व की बात है। लेकिन ये इंजेक्शन से हत्या होती है तो ये बड़े दुख की बात है। जी। और दुश्मन ये ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ लोग बोलेंगे ये रॉथस्चाइल्ड का काम है, रॉकरफेलर का काम है, डब्ल्यूएचओ का काम है। लेकिन भारत में तो हर गांव में ब्राह्मणों ने जिम्मा उठाया था ना, जिसको वैक्सीन नहीं लगी उसको वैक्सीन लगाओ। जी। ब्राह्मण गांव गांव में बोल रहे थे वैक्सीन लगवाओ खत्म हो जाएगी। तो हमें तो वैक्सीन किसने लगाई? ब्राह्मण ने लगाई ना। जी। और ये ब्राह्मण क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसकी संख्या कम है। मूल निवासी लोग किस चीज का गर्व करते हैं कि हमारे पास संख्या है। वो तुम्हारी संख्या ही खत्म करना चाहते हैं। जी। 32 पेज में लिस्ट है इसकी। कितनी बड़ी लिस्ट होगी साइड इफेक्ट। जी। तो जो लोग सोचते हैं, एसटी एससी के लोग सोचते हैं ओबीसी के, अरे हमारा कुछ नहीं होने वाला, अरे संविधान को कुछ नहीं होने वाला, अरे तुमको ही सब कुछ होने वाला है, तुमको ही बीमारी होने वाली है। इस देश में जब से वैक्सीन लगी है लोगों के हार्ट अटैक शूट अप हो गए हैं। जी। लोग पहले एक कैंसर का फेज झेल जाते थे, भले वो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज कैंसर हो, उनको दूसरी बार तक कैंसर होता था। अब लोग पहले ही स्टेज के कैंसर में मर जा रहे हैं। जी। उतनी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। अगर इम्यूनिटी होगी तो तुम कावड़ उठा पाओगे ना। जी। अगर इम्यूनिटी होगी तो तुम आंदोलन के लिए पदयात्रा कर पाओगे, वाहन रैली कर पाओगे, जी। आंदोलन के लिए मुर्दाबाद जिंदाबाद कर जाओगे। जब आवाज ही नहीं, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये आवाज ही तुम्हारी रुक जाएगी। जी। आवाज का लॉस भी है वन ऑफ द इसका साइड इफेक्ट। तो जी। वो आपका संख्या ही खत्म करना चाहते हैं। और वो कहते हैं हम नहीं चाह रहे। ये डिपॉपुलेशन एजेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ये डिपॉपुलेशन एजेंडा डब्ल्यूएचओ का है, जी। ये डिपॉपुलेशन यूनाइटेड नेशन का है। अरे यहाँ कौन कर रहा है? ब्राह्मण इतने ज्ञाता हैं, जी। ब्राह्मण भविष्य वक्ता है, ब्राह्मण विश्व का धर्म बना सकते हैं, मनुस्मृति विश्व ब्रह्मांड का धर्म है। तो इतना नहीं पता था उनको? जी। उन्होंने ये आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने हमारे भोले भाले लोगों को राशन के नाम पर वैक्सीन लगवा दी। जी। अब जो व्यक्ति जिसका नौकरी छूट गया, वो 1000 किलोमीटर पैदल चल के गाँव आया है, उसके पास राशन नहीं, उसकी नौकरी खत्म हो, 1 महीने की उसकी तनख्वाह मिलने वाली थी, 27 तारीख को लॉकडाउन लग गया, उसकी तनख्वाह 3 दिन पहले बाद मिलने वाली थी, वो उसके पहले ही लॉकडाउन लग गया। 1 हफ्ता बोल के, 15 दिन बोल के, 2 महीने लॉकडाउन चलाया। जी। एन वक्त पे ये खेल कौन खेल रहा था? विधायक, सांसद, ये सरकार जो है इसमें तो ब्राह्मण चला रहे ना। जी। जी। ब्राह्मण ने हमको वैक्सीन लगाई, मैं ही कह रहा हूँ। जी। ब्राह्मण ने प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने हमको समय पे बात नहीं बताई। जी। क्यों? कि ब्राह्मण का जनसंख्या कम है। पहले आपको पता होगा कि नसबंदी हुई थी सोनिया गांधी के समय पे, लोग कांग्रेस बोल रहे होंगे बीजेपी ने वैक्सीन लगाई, कांग्रेस अच्छी है। अरे नहीं, पहले नसबंदी का फेस तो संजय गांधी ने चलाया था, तब पकड़ पकड़ के वैक्सीन कराते थे। जी। जी। अब लोगों को बोल दिया कि तुम्हारा बैंक खाता बंद हो जाएगा, लोगों ने वैक्सीन लगा ली। बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। इस देश में मुसलमान वर्ग वैक्सीन लगाने में सबसे पीछे था, आदिवासियों ने वैक्सीन नहीं लगाई। फिर उनको समझ में आया, अरे अभी वैक्सीन फ्री मिल रही है, फिर 1000 रुपए में एक लगेगी। जी। तो मेरा एक बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे की 4 बहुएं हैं, और सभी बेटों के 2-2 लड़के हैं, तो 18 लोग हैं, 18,000 रुपए लगेगा। चलो कल से काम सारे बंद, वैक्सीन लगवाएंगे। जी। वो हमारे ऊपर हमारे मनोविज्ञान को पकड़ के बैठे हुए। जी। तो हमारे मनोविज्ञान पर हमारा कब्जा होना चाहिए, तो हम उनसे लड़ाई जीत जाएंगे। अगर 3.5% ब्राह्मण से 3.5% मूल निवासी भी टकराएगा तो जीत जाएगा। जी। तो अभी 85 है ना, 85 का कितना कम करेंगे? 50 कर देंगे, तो भी हम जीवित जब तक रहेंगे हम लड़ते रहेंगे। जी। और जब लड़ाई होगी आमने सामने की तो हम ही जीतेंगे। जी, ये तो रिकॉर्ड है हमारा, आमने सामने तो रिकॉर्ड ही है ना। हाँ, वैचारिक लेवल पे वो सामने नहीं आता, ये दिक्कत है। जिस दिन वैचारिक लेवल पे भी सामने अगर मैं तो यही कहती हूँ कि भागवत जी अगर बात करते तो हम संविधान को लेकर बात करेंगे,
वो अपने कितने भी कथा कहानियों को लेकर अगर बात करते तो वो पूरे दुनिया को देखने दो, हम जो डिबेट करेंगे तो देखने दो। तो जीत ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया भी मानवता को मानती है। और मतलब आने वाले समय में हम। मैडम इसका घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही जीतेंगे। अगर संगठन देश भर में नहीं होगा तो नहीं जीतेंगे, हाँ। और अगर संगठन होगा, कैडर बेस संगठन होगा तो ही जीतेंगे। जी जी और 3.5% लोग भी बचेंगे लेकिन कैडर बेस होंगे तो जीतेंगे। जी जी। हाँ, वैसे तो अगर संगठन नहीं रहेगा तो वो हमको बोलने के लिए ही नहीं मतलब जगह देंगे ना। बोलने के लिए भी शक्ति शक्ति की जरूरत है। और शक्ति जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं होती है, समाज से होती है। समाज बिखरा हुआ होता है तो उसमें भी नहीं होती, तो संगठन से होती है। ये जब बात हमारा समाज जान जाएगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा संगठन भी जो बहुजन समाज के लोग चलाते हैं उसको शक्ति प्रदान करेगा। तो आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे साथ साझा की, बहुत अच्छी जानकारी दी। और मतलब भारत के जो नागरिक हैं उनको पता चला कि आज 21B के माध्यम से डिग्निटी के साथ कैसे जीना है। अगर वो पूरे भारत के लोग आपसे प्रेरणा लेकर और काम करेंगे या जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो भारत सरकार है या कोई मतलब कोर्ट है उसको उससे अपने अधिकार से नकार मतलब नकारा नहीं जाएगा। तो आने वाले समय में आपका काम ऐसा ही आगे बढ़े। हमारे क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप समाज में ऐसे ही काम करते रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी मतलब मुलाकात जो है होती रहे। इसी आशा के साथ हम लोग आज का जो एपिसोड है वो ख़त्म करते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मैडम, आपका क्रांति की आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवान। जय मूल्यवान।